नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it। अकरम, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई गहरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर सोच लो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं आ रहे हो बलराज क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर दांव लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। भला टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? सोच लो, बहुत बुरी तरह बचता हूँ। दुनिया हंसेगी तुम पर, वो दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को संग रह गया। और एक बात हमेशा याद अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। समझ गया टाइगर? टाइगर, ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा, बोलेगा कि मैं टाइगर हूं, और हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो गया। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? ये सब मुझे विरासत में मिला, मेरी उस गद्दी के साथ। जरा पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? पार्टी करेंगे? हाँ, ओके। राइट। क्यों नहीं? देखो, मेरे मम्मी पापा आ गए। जो कुछ भी है उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जहां भी हो अभी कभी घर आओ। क्या अभी? हाँ, तो इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया आप उसे भुगतो। वैसे अकरम, मैं अकरम बलराज अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे घर पहुंचना है, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुर आऊंगा। ससुराल? तुम्हारी शादी कब हुई? ये मैं कहानी कभी और बताऊं। सब ठीक तो है ना? हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है। ठीक है? मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ। और अकरम, तुम्हें याद है ना मुझे वो नई नौकरी के लिए? डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, ये लो। ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी।
अपने सास ससुर को जाकर पिला देना, उनकी सात पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इस सब के लिए थैंक यू अकरम। तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा कि अंदर रिंग में ही रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपेंसिव है, हैं? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कहीं से चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए यहाँ पे? हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तो? चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी की है। अच्छा, तो फिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारा भूत सोया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरे बेटे की जायदाद हड़प कर सको? तुमने कहा तुम और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गूंगे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो वहां जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में सब कुछ पता है और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ढीठ है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे लीडर को कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? बड़ा कॉन्फिडेंस है। घर में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस? और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता। मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैराटा वाला मैं तोड़ दूंगी।
अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था, उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, कहाँ सोने वाला था अभिनव, और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी, और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।